हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उसमें आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर बोर्ड सीरीज़ जो हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसका ये है पार्ट 4 और आज आपका यहाँ पर चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो देख लीजिए आज हम आपके सामने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो आज हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं। उसके साथ ही हम क्या क्या और पढ़ेंगे, हम शेयरवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या शेयरवेयर होता है, क्या स्पाईवेयर होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, लोडर क्या होता है, डिबगिंग क्या होती है, लिंकर क्या होता है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयरवेयर, स्पाईवेयर, ये हर चीज़ आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि हर एक जो भी इसमें चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ हर एक टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हज़ारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप पिछले सालों के जो भी कंप्यूटर के सेट्स हैं उनको उठाकर देखेंगे तो हर एक टॉपिक में से जो आज मैं कराने वाला हूँ उसमें से हर टॉपिक में से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आपको यहाँ पर कंप्यूटर के साथ साथ आरआरबी पीओ की हिंदी भी प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही हम आपको एसबीआई क्लर्क के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको रीजनिंग और क्वांट भी प्रोवाइड कराते हैं और साथ में आपके लिए बहुत से मोटिवेशन वाले सेशन भी आपके लिए हम अपलोड करते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आ जाने वाली है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट के तौर पर बताता हूँ कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपका है वो सॉफ्टवेयर होंगे जो आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए और अपने कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ करते हो और अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी जितनी भी होंगी वो सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होंगी। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि आप क्या क्या इसमें बातें इसमें कही गई हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर देखिए 1 मिनट बस मैं इसको सेट कर देता हूँ जी। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमसे देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट है मेंटेन एंड प्रोटेक्ट, कि जो ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन एंड प्रोटेक्ट करता है, या फिर मेंटेन एंड प्रोटेक्ट करने वाला कंप्यूटर सिस्टम को जो करे वो क्या कहलाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर कह देगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इट डज नॉट डायरेक्टली इंटरफेस विद द हार्डवेयर। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की तरह ये काम करे कि भाई आके आपके माउस के ऊपर इसने एक कवर लगा दिया कि अब इस माउस में स्क्रैच नहीं आएंगे, तो इस तरह से काम नहीं करता। यानी कि यही है कि हार्डवेयर के साथ ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल इंक्लूड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जितने भी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो सबके सब क्या हो जाएंगे, वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। क्योंकि एंटीवायरस आपको पता ही है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी वायरसेस आ जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और वायरस क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देते हैं तो इस डैमेज को बचाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। फायरवॉल्स, ये जो आपका इंटरनेट के थ्रू जो चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर ये फायरवॉल्स आपकी काम करती हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटर्स, ये देखो आपके क्या होगा कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम में काफ़ी सारी जो फाइल्स होंगी वो इधर उधर डली होंगी, एक फाइल के कई सारे पार्ट इधर उधर डले होंगे। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करेगा, उन सभी अलग अलग खंडों को एक साथ लेकर आएगा, एक ही फाइल में ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका काम करेगा एंड सो ऑन, और इस तरह से आगे बहुत से हो सकते हैं। ठीक है आगे देखो, सिस्टम यूटिलिटीज आर द कोर सॉफ्टवेयर फंक्शन, कि देखो सिस्टम यूटिलिटीज है कैसे सॉफ्टवेयर फंक्शंस करते हैं, कोर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शंस को करते हैं। दैट अलाउ, वो क्या अलाउ करता है, मैनेज योर कंप्यूटर, कि आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सके, मैनेज कर सके इन वेज दैट यू वुड फाइंड इट इनकन्विंसिबल टू बी विदाउट।
यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करते हैं, ये आपके कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करते हैं। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनकन्वीनियंस हो रहा है, मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही है, अपने किसी भी एप्लीकेशन में थोड़ा सा तेज चल जाए या फिर थोड़ी सी और इसमें बेहतर सुविधाएं मिल जाए, तो वो सारी चीज़ों को काम कराने का जो काम हो गया फिर वो सिस्टम यूटिलिटीज़ के थ्रू आप करा सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़, ये फंक्शंस यानी कि कार्य क्या है आपके सिस्टम में यूटिलिटीज़ के। तो सबसे पहला काम है डिस्क क्लीनअप का। तो मैं आपको एज सच बताता हूं कि डिस्क क्लीनअप इज अ फंक्शन, ये क्या फंक्शन है, दैट कम्स विद ऑल वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी विंडोज सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहली बात, डिस्क क्लीनअप सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। डिस्क क्लीनअप अलाउज फॉर यू टू स्कैन योर एंटायर हार्ड ड्राइव टू सर्च फॉर एक्स्ट्रा रूम। जब आप डिस्क क्लीनअप को यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपका मान लीजिए जो सिस्टम है वो कंप्लीटली भरा हुआ है, अब आपने स्कैन करना शुरू किया डिस्क क्लीनअप की मदद से अपनी हार्ड ड्राइव को, तो वो एक डिस्क क्लीनअप क्या करेगा, वो ऐसी फाइल्स को ढूंढेगा कि जो आपके लिए अननेसेसरी हैं। अननेसेसरी कैसी हैं कि आप किसी इंटरनेट पर आपने सर्फिंग की तो बहुत सारी जो फाइल्स है वो अनयूजुअली फाइल्स होती हैं, वो अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं। कई बार हम चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, उनकी कॉपीज डली रह जाती हैं बेमतलब की, तो उन चीज़ों को ये डिलीट करके आपके हार्ड ड्राइव में एक्स्ट्रा स्पेस को बना देगा। तो ये डिस्क क्लीनअप का काम होता है। और आप इसमें जा कैसे सकते हो, यू कैन फाइंड डिस्क क्लीनअप। आपको एक कंप्यूटर के अंदर डिस्क क्लीनअप कहाँ मिलेगा, विंडोज़ में। ये आपको मिलेगा, सबसे पहले आप स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट मेन्यू पर गए, वहाँ से ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन सिस्टम टूल्स और उसके बाद डिस्क क्लीनअप। यहाँ से आप डिस्क क्लीनअप तक पहुँच सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देख लीजिए, अगला फंक्शन क्या होता है सिस्टम यूटिलिटी का, यहाँ पर डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, इसमें देखिए क्या बात कही जा रही है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये चीज़ क्या होती है, तो वही चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि डीफ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस, जो एकीकरण है। डीफ्रेगमेंटेशन का क्या अर्थ होता है, एकीकरण। तो ये जो डीफ्रेगमेंटेशन है वो क्या प्रोसेस है, ऑफ लोकेटिंग द नॉन कॉन्टेजियस फ्रेगमेंट्स। जो भी आपके इधर उधर बिखरे हुए खंड हैं, फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ डेटा, डेटा के, इनटू विच अ कंप्यूटर फाइल में बी डिवाइडेड एज इट, जो कि कंप्यूटर फाइल से अलग अलग डिवाइड हुए डले हैं इधर से उधर। इट स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क, जो कि एक हार्ड डिस्क में होंगे। तो ये क्या करेगा, ये इनको रीअरेंज करेगा, किनको, इन जो अलग अलग खंड डले हैं उनको, फ्रेगमेंट्स को, एंड रीस्टोरिंग देम, और उन्हें रीस्टोर कर देगा इनटू फ्यूअर फ्रेगमेंट्स। जो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं उनको कम फ्रेगमेंट में कर देगा, उनको रीस्टोर कर देगा, और इनटू अ होल फाइल, या फिर एक पूरी की पूरी फाइल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपका जितना भी डाटा इधर उधर बिखरा पड़ा था तो वो उसने एक ही जगह लेकर आया। ये आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का काम होगा। तो ये भी आपका किसका उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाला फंक्शन है। ठीक है, अगला देखो, सिस्टम रिस्टोर। तो जैसा कि आपको क्या पता लग रहा है कि ये सिस्टम को रिस्टोर करने का काम करेगा, नाम से ही पता लग रहा है। तो सिस्टम रिस्टोर इज अ विंडोज यूटिलिटी। ये किसकी यूटिलिटी है, विंडोज की यूटिलिटी है, दैट अलाउज, जो अलाउ करती है एक यूजर को टू रिस्टोर। एक सेकेंड, इधर आपको दिख नहीं रहा है शायद, जी अब आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये क्या काम करेगा, अलाउज अ यूजर टू रिस्टोर, कि एक यूजर को अलाउ करेगा रिस्टोर करने के लिए देयर कंप्यूटर डेटा, उनका कंप्यूटर जो डेटा है, टू अ स्पेसिफिक फॉर्मर स्टेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मर स्टेट में उनका जो डेटा है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। नोन एज ए रिस्टोर पॉइंट, जिसे किस नाम से जानोगे, रिस्टोर पॉइंट के नाम से जानोगे। तो अगर कभी एग्जाम में आज तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन मान लीजिए कभी पूछा गया कि रिस्टोर पॉइंट क्या होगा, तो अब आप बता सकते हो कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे हमारा जो सिस्टम रिस्टोर है विंडोज के अंदर, वो हमारे डेटा को रिस्टोर करे, वो वाला पॉइंट हमारा रिस्टोर पॉइंट होगा। अनडूइंग चेंजेस, जो आपने चेंज किए हैं उनको अनडू करेगा। मेड सिंस दैट टाइम, जो उस समय तक आपने बना दिए होंगे, चेंजेस किए होंगे, उनको वो अनडू भी कर सकता है। और आप यहाँ तक कैसे अपना एक्सेस बना सकते हो, आप स्टार्ट पर जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स पर जाओगे, एसेसरीज पर जाओगे, सिस्टम टूल्स पे जाओगे और सिस्टम रिस्टोर पे जाओगे।
यानी कि सारा कुछ सेम था। वहाँ सिस्टम टूल्स के बाद आप कहाँ गए थे, डिस्क क्लीनअप पर गए थे, यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर पर जाना है, बाकी सारा कुछ तो सेम है। ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी कि आप किस तरह से इनमें पर जा सकते हो, ठीक है। अगला देखो डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन का क्या काम होता है? अभी तक आपको सिर्फ इतना पता होगा कि डिस्क कंप्रेशन का काम होता है जो भी आपका डिस्क का साइज होता है उसको कंप्रेस करके कम साइज में कर देता है, ये आपने आज तक पढ़ा होगा। लेकिन इसके साथ ही ये एक काम और करता है। वो क्या काम करता है कि डिस्क कंप्रेशन इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट अलाउज फॉर अ प्रोग्राम टू सर्च योर हार्ड ड्राइव एंड कंप्रेसेस फाइल्स। यानी कि ये एक प्रोग्राम किस तरह से काम करता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में जो भी प्रोग्राम डले हैं उनको आप सर्च कर सकें। जब आप सर्च करते हैं तो वहां भी डिस्क कंप्रेशन ही यूज हो रहा होता है पर्टिकुलरली। और कौन सी वो फाइल्स को सर्च करेगा? जो आपकी पुरानी फाइल्स हैं उन्हें आप सर्च करोगे, या फिर जो फाइल्स आपने यूज नहीं की हैं उन फाइलों को ये सर्च कर सकता है। और साथ ही इनको क्या कर सकता है, फ्री स्पेस प्रोवाइड करा सकता है। कैसे कि आपकी मान लीजिए जो डिस्क या फाइल का जो साइज है मान लीजिए वो 200 MB का है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने GTA वाइस सिटी जो 1.27 GB का आता है उन्होंने उसको कंप्रेस्ड फाइल में डाउनलोड किया होगा। फिर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप उन्हें दोबारा से एज इट इज फॉर्मेट में ले सकते हो। तो वही वाला काम है कि 1.5 GB की फाइल आपने 200 MB में कंप्रेस कर दी, यानी कि कितना सारा स्पेस आपने बचा लिया, वही चीज़ है। अगला देखो एंटीवायरस। इसके बारे में शायद बताने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। इट इज़ यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरसेस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम बीइंग करप्ट। कि एंटीवायरस क्या करता है कि ये आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है, किसके लिए कि जिससे कि आप वो वायरस को ढूंढ सके और अगर कोई वायरस है तो उन्हें हटा सके और प्रिवेंट कर सके आपका जो कंप्यूटर है उसको क्या करने से, करप्ट होने के लिए। यानी कि उसमें कोई भी असुविधाएं या फिर कोई भी तरह की एरर ना आए, इसके लिए आप एंटीवायरस को यूज करते हो, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं और क्या उनके काम होते हैं। ये सारी चीजें आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहां तक सब कुछ ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थम्स अप मुझे चाहिए, क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए अगली अगली स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने किसके बारे में बात की हुई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में हमने बात कर लिया अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इन्हें सबसे पहली चीज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एप्स नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि आपके फोन में ये एप्स है, तो वो सारे कुछ क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये क्यों डिजाइन किए गए, टू अचीव कर सके आप कंप्लीट टास्क और अ सेट ऑफ टास्क, कि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काफी सारे टास्क को परफॉर्म करते हो। और ये जो टास्क आप परफॉर्म करोगे वो किन के जरिए करोगे, ये आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पेंट करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ें पेंट करना है कंप्यूटर के अंदर, तो हम पेंट नाम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। आपको कोई लेटर लिखना है तो आप वर्ड सॉफ्टवेयर में जाओगे। अगर आपको इंटरनेट पे सर्फिंग करनी है तो आप किसी ब्राउज़र पे जाओगे, यही तो करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पेंट में जाके आप ब्राउजिंग करने लगो, ऐसा तो नहीं होता है, इंटरनेट सर्फिंग करने लगो। तो आपका जो टास्क है, ये जो टास्क यानी कि इंटरनेट पे सर्फिंग करना, पेंटिंग करना, ये सारे आपके टास्क है, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। अगला देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। ये क्या कंसिस्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने अंदर, फॉर परफॉर्मिंग। ये काफी सारे प्रोग्राम्स को अपने अंदर क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। परफॉर्मिंग जो कि परफॉर्म करते हैं क्या, वेरिड टास्क, काफ़ी सारे टास्कों को पर्टिकुलर टू द मशीन से यूटिलाइजेशन, जो भी मशीन यूटिलाइज करती है वो सारे टास्क को ये लोग पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि पेंट में आप पेंट ही करोगे, स्पेशल टास्क ही कर पाओगे, पेंट का है तो पेंट ही करोगे। फिर देयर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड MS वर्ड। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड है, MS एक्सेल है। MS वर्ड में आप कोई भी जो है कि आप अपने लेटर्स को लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। MS एक्सेल में आप चार्ट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। और कंसोल गेम जो वीडियो गेम्स आते हैं, डेटाबेस सिस्टम, ये पूरा एक चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आएगा, तब मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम्स, प्रोग्राम्स डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ETC, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। और एक चीज, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो एक स्पेशल टास्क को करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला चलो, यहां पर आपसे देखो एक
यहाँ पर आपसे क्या बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपका जो बेसिक डिफरेंस है किस किस के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या बेसिक डिफरेंस है उनके बारे में बात की जा रही है, जिससे कि अब आप कंफ्यूज ना हो सको, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनके माइंड से थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकल गई होंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पे मैं मेन चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ यूजेस के तौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या भिन्नता है, क्या क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा और क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, उसके बारे में बात है। तो यूजेस के तौर पर जब आप देखते हो तो ये क्या यूजेस है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कि ये कंप्यूटर को फंक्शन कराने में इनेबल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से आपका जो कंप्यूटर है वो काम करेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे क्या होगा कि एक यूजर है वो वर्क कर पाएगा किसी भी काम के अंदर, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बताएगा। और कंप्यूटर अब आपका स्टार्ट हो चुका है, काम करने के तरीके उसे पता है, तो अब एक यूजर किन चीज़ों पर काम करेगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कर पाएगा। जैसे उसको अगर पेंट करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कौन सा चाहिए होगा, उसको अगर इंटरनेट पर ब्राउजिंग करनी है तो उसे अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। अब नीड देखो कि क्या हमें हर किस किस की हमें 100% नीड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन की कल्पना ही नहीं कर सकते, यानी कि कंप्यूटर अपना कोई भी काम कर ही नहीं पाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं होगा तो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के अंदर हो ना हो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये केवल डिपेंड किस पे करता है कि हमारी क्या नीड है, उस नीड पर डिपेंड करेगा कि हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका एप्लीकेशन हमारे पास होना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मेरे टैबलेट के अंदर या मेरे टैब के अंदर मेरे पास कोई भी गेम का एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने टैब को नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नीड के हिसाब से मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने अपने टैब में एप्लीकेशंस रखे हुए हैं। लेकिन अगर मेरे टैब के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर वही ना हो तो मैं अपना टैब ऑन ही नहीं कर पाऊंगा, तो यानी कि मैं अपना कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ कंपलसरी है और कहाँ पे ये नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अगला देखो नंबर सॉफ्टवेयर। नंबर सॉफ्टवेयर में देखो कि कितने सॉफ्टवेयर नंबर हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने होंगे। अब बताओ, जैसे अगर आपका कोई फ़ोन है तो उसमें एक ही तो नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, एंड्रॉयड हो गया, तो अगर आपका फ़ोन है तो एक ही तो होगा ना, तो केवल एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं कि आपके अलग अलग काम है, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो ईच कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन। यहाँ पे ईच कंप्यूटर नीडेड वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला देखें डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस तरह से कि इंडिपेंडेंट होता है क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। जबकि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये डिपेंडेंट होता है किस पर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होता है कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि डिपेंडेंसी के तौर पर अगर देखोगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा है, इंडिपेंडेंट है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा है, ये डिपेंडेंट है। और डिपेंड किस पे करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। फंक्शंस कि इनके क्या कार्य है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, हमें ये इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि हमारा कंप्यूटर रन हो, और कंप्यूटर रन होने का मतलब क्या है कि हमारे जो एप्लीकेशन है वो रन कर सके, उनके लिए ये एक एनवायरनमेंट तैयार करता है एप्लीकेशंस के लिए कि हमारे एप्लीकेशन से रन कर सके। जबकि आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या एनवायरनमेंट तैयार करेगा, ये एनवायरनमेंट क्या करेगा। एप्लीकेशन का यूज़ आप लोग कब करते हो कि जब आपको कोई काम करना होता है, कोई स्पेशल टास्क करना होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूज़र के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करेगा कि वो एक पर्टिकुलर टास्क अपना परफॉर्म कर सके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो एप्लीकेशन रन कर सके उसके लिए जो एनवायरनमेंट तैयार करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो शेयरवेयर। शेयरवेयर, अब ये देखो कुछ ऐसे एक्रोनिम्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो शेयरवेयर क्या होता है, अब एकदम से इनसे रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एकदम से जनरली नॉलेज बताऊंगा, वही चीज़ आपको एग्जाम में देखनी है, ठीक है। तो शेयरवेयर क्या होगा,
शेयरवेयर होगा कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशंस आपकी ऐसी आती हैं कि जिनमें आपको कुछ दिनों का फ्री ट्रायल मिलता है। जैसे कि अगर मेरे ध्यान में अगर कुछ आ रहा है तो पिक्स आर्ट करके एक एप्लीकेशन आता है, उसमें आप 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो, उसके बाद आपको पैसा भरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। और नॉर्मली क्या होगा कि ये इसी तरह के सॉफ्टवेयर होंगे जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, और इनका जो लाइसेंस पीरियड होगा फ्री के लिए वो कुछ समय के लिए होगा। फ्री के लिए ये कुछ समय के लिए होगा, नॉर्मली ये 30 डेज के लिए रहता है। और उसके बाद जब आपका ये टाइम पीरियड निकल जाए फ्री वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसे परचेज करना पड़ेगा, अगर आपको नीड है तो आप इसे परचेज करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप इसको डिलीट कर दोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे। तो ये इस तरह का कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा तो वो क्या कहलाएगा, शेयरवेयर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेयरवेयर मतलब कुछ दिनों के लिए फ्री यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसका पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम उसे डिलीट करें। तो ये आपका शेयरवेयर हो गया। ठीक है, एडवेयर देखो कि दिस सॉफ्टवेयर हैज एडवर्टीजमेंट बिल्ट इनटू द प्रोग्राम इटसेल्फ, और ये अपने आप में एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपने देखा होगा, क्या देखा है कि जब आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो तो अचानक से इधर उधर कहीं भी आपका यहाँ ऐड आ गया, कहीं यहाँ ऐड आ गया, कहीं भी किसी भी जगह ऐड आ गया, तो ये सारे क्या हैं, ये आपकी ये एडवेयर होंगे। ये क्या करेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर ऐड लेके आएंगे, और ये नॉर्मली कौन लोग यूज़ करेंगे, कंपनी यूज़ करेंगे अपना प्रचार करने के लिए। तो एडवेयर ये हो गया। ठीक है, अगले देखो स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, ये भी नॉर्मली क्या रहता है, फ्री रहता है। और दिस कैन बी शेयरवेयर, ये शेयरवेयर भी रह सकता है। ठीक है, या तो फ्री भी हो सकता है और शेयरवेयर की तरह भी यूज हो सकता है, यानी कि दोनों तरीके से काम कर सकता है। फिर फॉर एग्जाम्पल अ मल्टीमीडिया प्लेयर, एक मल्टीमीडिया प्लेयर might profile what music and video the user wants to play. In such a case, the software files the program whenever it is called upon to play. स्पाईवेयर नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपका ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर। ठीक है, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब पे चलाते हो तो पहली बार में आपने कुछ चीज़ें देख ली, फिर जब आप यूट्यूब पर दोबारा पहुंचोगे तो आपके स्क्रीन पर उसी से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये कहाँ से होता है, ये स्पाईवेयर के जरिए होता है। कि इसे ये भी कहा जाता है कि ये आपके शोल्डर पर बैठ के चीज़ों को देख रहे होते हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में क्या देख रहे हो, आप कहाँ सर्फिंग कर रहे हो, तो ये उन्हीं से रिलेटेड, आपकी रुचि से रिलेटेड चीज़ें फिर आपको शो करने लगते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि सर हमने ये देखा है कि मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पर कोई भी सर्च किया, मान लीजिए आपने कोई शूज़ सर्च किए फ्लिपकार्ट के ऊपर, फिर जब आप इधर किसी दूसरी वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट की तरफ से ही एक ऐड आने लगता है। तो जो ऐड आ रहा है वो एडवेयर और शूज़ का ही ऐड आ रहा है। तो आपने ये कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब गौर करके देखना कि शूज़ का ही ऐड आएगा आपके पास में। और वो ऐड क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसने आपको स्पाईवेयर के जरिए ये देख लिया है कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, ये चीज़ है। ठीक है, अगला देखो फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या है, फ्रीवेयर इज ऑल्सो डाउनलोडेबल ऑफ द इंटरनेट, इसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। और ये कैसा रहेगा, फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, यानी इस पर कोई भी पैसा नहीं लगेगा। नॉर्मली आपके जो गेम्स वगैरह हैं वो आप डाउनलोड कर लेते हो, वो सारे क्या है, फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर इज ओनली फ्री फॉर पर्सनल यूज, और ये सभी कैसे हैं, पर्सनल यूज के लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि फिर आप इनसे कोई भी कॉमर्शियल यूज करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पेड लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉमर्शियल यूज, अगर आपको कॉमर्शियल यूज करना है तो इनके लिए पेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फ्रीवेयर डज नॉट कंटेन स्पाईवेयर और एडवेयर, जो फ्रीवेयर होंगे इसमें ना तो स्पाईवेयर होगा ना एडवेयर होगा। ठीक है, ना तो उस पर आपको ऐड दिखेंगे, ना वो आपका कोई भी जासूसी कर रहे होंगे। इट इज़ फाउंड टू कंटेन आइदर दीज, अगर ये इस तरह से इनमें फाउंड भी किए जाते हैं तो इन्हें रिक्लासिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अगला चलो, यहाँ पर हमसे अब बात हो रही है असेंबलर के ऊपर कि असेंबलर क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज, आपके एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि असेंबलर कैसे काम करता है, क्यों करता है, वो सिर्फ इतना पूछेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको बदलना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदलने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर आपसे क्या कह दिया जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज को, ये जो 0-1 वाली जो लैंग्वेज होती है इसे ही तो हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज करने के लिए हम हमेशा असेंबलर का यूज़ करेंगे। और आप आज के बाद इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि असेंबलर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है। असेंबली लैंग्वेज को बदलना है
मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ होगा, असेंबलर। इतनी बार बोल दिया, अब आपको हमेशा के लिए वैसे ही याद हो गया होगा। कंपाइलर देखो, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है विच रीड्स अ प्रोग्राम इन सोर्स लैंग्वेज। जो सोर्स लैंग्वेज है उसमें से ये क्या करेगा, प्रोग्राम को रीड कर लेगा, फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा इनटू इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट में अदर लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज में। नॉर्मली जैसे कि आपने बहुत सारा इनपुट इसको दे दिया तो सारा का सारा उसने एक बार में ले लिया, फिर उसको इसने ट्रांसलेट कर दिया किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो ये सारा कुछ क्या होगा, कंपाइलर के अंदर होगा। यानी कि संपूर्ण आपका जितना भी डेटा था, जितनी भी इनपुट आपने दिए, जितनी भी लैंग्वेज थी, एक बार में इसने ले ली, उसको एक साथ ट्रांसलेट कर दी किसी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका कौन करेगा, ये हमारा कंपाइलर करेगा। और इसके साथ ये और क्या करेगा कि उसमें ये रिपोर्ट करेगा एरर्स के बारे में कि किस तरह की इसमें एरर्स हो सकती हैं। ठीक है, और देखो टाइप्स ऑफ एरर इसमें कौन कौन से आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, या तो सिंटैक्टिक होंगी या सिमेंटिक होंगी। तो सिंटैक्स एरर क्या होती है, ये अगर आपके कोई टेक्स्ट में एरर है तो इसको बता देगा कंपाइलर कि यहाँ पर इन टेक्स्ट में इसकी जो है वो एरर है। और सिमेंटिक एरर्स क्या होती हैं, ये मिस्टेक होती है कंसर्निंग द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट, कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो उसके मीनिंग में अगर कोई गलती है तो सिमेंटिक एरर्स होंगी, और अगर टेक्स्ट में गलती है तो सिंटैक्स एरर होगी। ठीक है, और कंपाइलर ध्यान रखना हमेशा संपूर्ण एक साथ पूरा ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, और अगला आपका आ रहा है, बहुत बार पूछा गया है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर, एक मिनट चलिए ऐसे बताते हैं, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। अब हमेशा इस चीज को याद रख लेना, कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट कर देगा और जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं इसमें याद रखना। ठीक है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा गया, अगर आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हो पूरा, लेकिन एग्जाम में हमेशा यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो एक साथ पूरी जो भी डेटा है उसको ट्रांसलेट कर देता है, तो वो कंपाइलर है। और लाइन बाय लाइन करेगा, टेक्स्ट सिंटैक्स बाय सिंटैक्स करेगा, तो वो कौन हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक लाइन को उसने किया, पहले इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद पूरा हो गया, उसके बाद अगली लाइन को फिर से करेगा, फिर अगली लाइन को करेगा, इस तरह से इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, और लोडर देखो, लोडर के बारे में चलिए देख लेते हैं कि लोडर के बारे में आपसे क्या कहा जा रहा है। इन लोडिंग, लोडिंग के अंदर अ रूटीन ऑफ अ प्रोग्राम इज नॉट लोडेड, किसी भी प्रोग्राम का जो रूटीन है वो लोड नहीं होता अंटिल इट इज कॉल्ड बाय द प्रोग्राम, जब तक कि प्रोग्राम के द्वारा उसको कॉल ना किया जाए तब तक जो भी प्रोग्राम का नॉर्मली रूटीन होता है वो लोड नहीं होता है। ऑल रूटीन्स आर केप्ट ऑन डिस्क, ये जो सारे के सारे रूटीन्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, एक डिस्क के अंदर रहते हैं जो रीलोकेटेबल लोड फॉर्मेट में रहते हैं। द मेन प्रोग्राम इज लोडेड, जो आपका मेन प्रोग्राम है वो कहाँ लोडेड हो जाएगा, इनटू मेमोरी, मेमोरी में लोड हो जाएगा, एंड इज एग्जीक्यूटेड, और जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अदर रूटीन्स मेथड और मॉड्यूल्स आर लोडेड आर ऑन रिक्वेस्ट, जो मेन प्रोग्राम है वो तो लोड हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं लोड होने के लिए जो आपकी मेन प्रोग्राम के अंदर में नहीं है, तो उन्हें हम क्या करें, अदर रूटीन्स मेथड है जो, तो और मॉड्यूल्स कब लोड होंगे, जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तब उन्हें कॉल किया जाएगा, तब वो लोड होंगे। तो ये सारा जो काम करेगा वो क्या करेगा, लोडर करेगा लोड करने का, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। लिंकर देखो, लिंकर क्या है, लिंकर एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस पीसेज ऑफ कोड एंड डेटा टुगेदर। ये क्या कंबाइन करेगा, ये कोड और डेटा को एक साथ कंबाइन कर देगा, अलग अलग आपके पीस होंगे कोड के और डेटा के, उनको कंबाइन करने का काम कौन करेगा, लिंकर करेगा, फ्रॉम अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल, जिससे कि एक ही एग्जीक्यूटेबल चीज़ आपकी बन जाए और लोड हो सके मेमोरी के अंदर। ठीक है, और ये जो लिंकिंग की जो प्रोसेस है वो कब कर सकते हो आप कंपाइलिंग के टाइम भी कर सकते हो, आप लोडिंग के टाइम भी कर सकते हो, और आप कब कर सकते हो, आप जब रन हो रहा है कोई एप्लीकेशन तब भी आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डीबगिंग, डीबगिंग क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर्स हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर हैं, जब आप उन एरर्स को, जिन्हें हम बग्स कहते हैं, नॉर्मली क्या कहते हैं, बग कहते हैं, जब आप इन एरर्स को फिक्स करने का काम करते हो तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर अनगिनत बार पूछे गए हैं, इनको तो बिल्कुल रट लो। डीबगिंग बहुत बार पूछा गया, लिंकर भी पूछा गया, और लोडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी याद करने जैसी चीज़ भी नहीं है। डीबगिंग समझ में आ गया होगा। बग्स जिन्हें हम एरर कहते हैं, हमारे जो भी सिस्टम के अंदर बग्स हैं, जो भी एरर हैं, उनको फिक्स करने का काम डीबगिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं चीज़ें, और नॉर्मली ये आपको कोई नहीं बताता। तो मैंने इसको पूरी एक टेबल के फॉर्म में ही रख दिया, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो जी। अब आप देखिए, लैंग्वेज आपकी क्या है, लैंग्वेज फोरट्रेन। जब हमारी जो फोरट्रेन है, इसका पूरा नाम क्या होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन एरिया इसका क्या रहेगा, यानी कि ये फोरट्रेन जो लैंग्वेज है वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाएगी, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाएगा। और इसका डेवलपर कौन है, फोरट्रेन लैंग्वेज का IBM है इन 1957। ठीक है, और ये शायद आपकी क्या, मुझे ये बताइए, आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कि हमारी जो सबसे पहली लैंग्वेज थी, सबसे पहली लैंग्वेज वो कौन सी थी। ठीक है, क्या वो फोरट्रेन ही थी। ठीक है, ये आपको बताना है, सबसे पहली लैंग्वेज हमारी कौन सी थी वो आपको बताना है। ठीक है, अगला देखो, अगली लैंग्वेज कौन सी है, लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, लिस्ट प्रोसेसिंग। कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। और इसको कब डेवलप किया गया, जॉन मैकार्थी के द्वारा इन 1958। ये सन नहीं आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ लेगा कि इसका डेवलपर कौन था। ठीक है, फिर देखो कोबोल। कोबोल का क्या अर्थ है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। कहाँ पर यूज होती है, बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज होती है। और किसने डेवलप की थी, ग्रेस हॉपर ने की थी 1959 में। ठीक है, अगला देखो पास्कल। पास्कल जनरल यूज के लिए इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन एरिया इसका क्या है, जनरल यूज के लिए एंड एज अ टीचिंग टूल। और टीचिंग टूल में भी हम पास्कल लैंग्वेज को यूज करते हैं। इसका डेवलपर कौन है, निकोलस आयरिथ, और इन्होंने कब की थी, 1972 में। ठीक है, अगला देखो C++। ये लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप है, ये है जार्ने स्टोरस्ट्रप 1983 में, और डेनिस रिची ने 1972 में। ये दो बार, मतलब दो लैंग्वेज है C++, तो ये अलग अलग इन लोगों ने करी हैं। और देखो जनरल पर्पस लैंग्वेज है ये, और करंटली मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ की जा रही है। तो उसके बाद जावा जो लैंग्वेज है, ये भी जनरल पर्पस के लिए इसका एप्लीकेशन एरिया है। और ये इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये बहुत बार पूछा गया है कि इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, या फिर जावा लैंग्वेज का जो एप्लीकेशन एरिया है वो क्या है। ये बहुत बार पूछे गए, हर एक लैंग्वेज का एप्लीकेशन एरिया बहुत बार पूछा गया है। और जावा को किसने डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वाली स्लाइड। अब देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ अ लैंग्वेज। और ये आपकी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी 2 स्लाइड्स है, 2 है या 3 है जी, 2 ही स्लाइड्स है। तो ये मैं आपको अगले एक सेशन में कराऊंगा, छोटा सा सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आपका माइंड जो होगा वो एकदम फ्रेश होगा। 30 मिनट से ऊपर आप लोग को पढ़ते हुए हो गया है, तो मैं एकदम फ्रेश वीडियो इस पर बनाऊंगा। 10 मिनट से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, और आप वो फ्रेश माइंड में पढ़ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं अपना। आपको होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हिंदी कोई नहीं कराता। नॉर्मली 10-15 वीडियो डाल देंगे और उसमें आपसे कह देंगे कि भाई यही कर लो, यही आएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है, मैंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ है। और मैं अभी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तब तक हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें 18 वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होने वाली हैं। आपका प्रैक्टिस सेशन बहुत बूस्ट कराएगी, हिंदी में भी और कंप्यूटर में भी। और कंप्यूटर आपको पता ही है कि मेरी तरह कोई नहीं पढ़ाता नॉर्मली इतना। वो लोग या तो
थोड़ा सा कराएंगे और उसके बाद आपको एमसीक्यूज देने लगेंगे। और जबकि मैं पूरा चैप्टर कराने के बाद आपको एमसीक्यूज देता हूँ। पिछले चैप्टर में भी मैंने ऐसे ही किया था और आप सबको पता है कि आप लोगों के सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने वो एमसीक्यूज के आंसर दे पाए होंगे। तो हिंदी और कंप्यूटर के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और उसके साथ ही रीजनिंग और मैथ एक बहुत यूनिक कंसेप्ट लेके आते हैं हम आपके लिए, रीजनिंग और क्वांट में। तो उसके लिए भी आप हमें कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क के लिए तो हम चला ही रहे, और साथ ही हम बहुत सी चीज़ें आपके लिए लगातार देते रहते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो डेली पीडीएफ्स के लिए, और बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेशन आपको वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारी ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। 3500 से ऊपर अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन डाले हैं। 1000 पजल के मैं डाल चुका हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी ई बुक दे चुका हूँ, और सिलॉगिज्म हर टॉपिक की मैं चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। तो आप वहाँ से जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपना ध्यान जरूर रखना और अपने परिवार का भी रखना।